आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी बुक्स की सीबीएसई बोर्ड का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हमारे साथ रीडिंग करिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको हम बताते चलेंगे और जिसको मैं अंडरलाइन करूँगा उसको आप अलग से नोट करते जाइएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। चैप्टर की शुरुआत में ये पिक बनी है, यानी ये फ़ोटो बनी है, इसको आपको पढ़ना है। इस फ़ोटो के बारे में समझा दें कि फ़ोटो का मतलब क्या है, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी फ़ोटो के आसपास घूमता है। तो देखिए, ये जो मैं सर्किल में कर रहा हूँ ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इस क्या है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी। और ये एक मूर्ति है जिसके एक हाथ में यहाँ देखिए ये टॉर्च है। इस टॉर्च को बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान का प्रकाश। और इसके दूसरे हाथ में ये कागज़ का एक टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े को कहते हैं चार्टर ऑफ राइट्स, यानी लोगों को, किसी देश के लोगों को जो अधिकार मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। अब इसके आगे क्या समझना आपको? इसके आगे समझना, आप देख रहे हैं ये लोगों की एक लंबी लाइन लगी है। ऐसे देखिए, जहाँ जहाँ मैं थे ये लोगों की एक लंबी लाइन है। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं अमेरिका और यूरोप के लोग हैं। ये अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। तो इन देशों के लोग हैं और ये लाइन से आ रहे हैं, एक लंबी श्रृंखला बन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग मार्च कर रहे हैं। मार्च मतलब रैली निकाल रहे हैं। और इनकी रैली कहाँ से होकर गुजर रही है? इनकी रैली गुजर रही है इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से होकर। तो यहाँ कर क्या रहे हैं? जैसे ये इनकी रैली इस स्टेच्यू के पास आती है तो ये स्टेच्यू को क्या देते हैं? होमेज देते हैं। होमेज क्या होता है? होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। आप देखते होंगे जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी बड़ी शख्सियत की, तो लोग उसके फोटो के पास पुष्प देते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उसी को होमेज बोलते हैं। तो ये सभी लोग इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास क्या देते हैं? होमेज देते हैं। इसके अलावा इस रैली में कौन कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ से, तो मैंने बताया इस रैली में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। इनके देशों की पहचान कैसे होगी? इनके देशों की पहचान होती है इनके हाथ में जो झंडे हैं। देखिए, हर देश का अलग अलग झंडा होता है। यहाँ कई देशों के लोग हैं, अलग अलग नेशन के लोग हैं, तो इनकी पहचान होती है इनके झंडे से। और दूसरा तरीका है इनकी पहचान करने का, इनका पहनावा देकर कि इन्होंने क्या पहना है, किस देश में कैसा पहनावा पहना जाता है, इनके पहनावे को देखकर इनकी पहचान होती है। चौथी चीज़ जो आपको समझनी है, जो इस लेसन में लिखा गया है, ये कुछ चीज़ें बिखरी हैं, टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं रिमेन। क्या कहते हैं? रिमेन्स। रिमेन्स मतलब अवशेष। जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको कहते हैं अवशेष। अब इसी पे पूरा ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस पूरे चैप्टर को आइए हम पढ़ते हैं। अब बार बार मैं पिक आपको दिखाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं आपको पिक पहले ही दिखा दिया ताकि आप इसको समझ जाएं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फर्स्ट लाइन लिखा है, इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करते चलिएगा। इन 1848, इसमें लिखा है 1848 में। घटना कब की है? 1848 में। और जो आदमी का नाम है इसका नाम है फ्रेडरिक सारियो। इसको लिखते हैं ऐसे, मैं आपको लिख के बता दूँ, फ्रेडरिक सारियो। ये उस आदमी का नाम है। तो इस नाम को आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ा जाएगा फ्रेडरिक सारियो। तीसरी चीज़ क्या समझनी है? ए फ्रेंच आर्टिस्ट। ये आदमी कौन है? ये फ्रांस का रहने वाला है। और क्या है? ये आर्टिस्ट है, कलाकार है। फिर क्या लिखना है आपको समझना है? प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया। ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इसने 4 प्रिंट तैयार किए। प्रिंट मतलब वही जो ऊपर की फ़ोटो आपने देखा, इस तरह उसने 4 फोटो बनाए। और उसमें क्या किया? इसने विजुलाइज किया। विजुलाइज मतलब दिखाया। क्या दिखाया? हिज ड्रीम, अपने सपने को दिखाया। सपना क्या है? ऑफ ए वर्ड, एक दुनिया का, एक ऐसे संसार का, मेड अप ऑफ, जो बना है, किससे बना है? डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, एंड सोशल है, सामाजिक है, और रिपब्लिक है,
एज ही कॉल्ड देम, क्योंकि इस आदमी ने अपने उस पेंटिंग को यही नाम दिया। क्या नाम दिया? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोशल क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। ये क्लास में समझने की चीज़ें हैं, क्लास में ही समझा जाएगा। यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आपको बुक पढ़ा देना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द फर्स्ट प्रिंट, पहला प्रिंट जो कि हम फिगर 1 में ऊपर देख चुके हैं, ऑफ द सीरीज, उसने जो 4 प्रिंट निकाले थे उसका जो पहला प्रिंट था, शोज, वह दिखाता है क्या? द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फोटो में कहाँ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के हैं। मेन एंड वीमेन, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ऑफ ऑल एज, सभी उम्र के लोग हैं उस रैली में। एंड सोशल क्लास, सभी सामाजिक वर्ग के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे समाज हैं, तो वैसे यूरोप में भी होता है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे समाज हैं, तो सभी समाज के लोग उस रैली में शामिल हैं। मार्चिंग, जो आगे बढ़ रहे हैं, मार्च का मतलब आगे बढ़ रहा है। इन ए लॉन्ग ट्रेन, यानी बहुत लंबी एक श्रृंखला बन गई है, आदमियों की बहुत लंबी रैली है, उसी को यहाँ कहा गया है लॉन्ग ट्रेन। यहाँ ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी नहीं होगा, यहाँ ट्रेन का मतलब जो लोगों की लंबी लाइन लगी है उसको लॉन्ग ट्रेन कहा गया है। एंड ऑफरिंग होमेज, और ये क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं, होमेज दे रहे हैं, यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? लेकिन यहाँ श्रद्धांजलि नहीं बोलना है आपको, यहाँ आपको बोलना है सम्मान दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? द स्टेचू ऑफ लिबर्टी को, उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी को सम्मान दे रहे हैं। एज दे पास बाई इट, जैसे ही वो इसके पास से गुजरते हैं तो ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को सम्मान दे रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, जैसा कि आपको याद होगा। क्या आपको याद होगा? आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, यानी उस समय के कलाकार। किस समय के? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय के जितने भी कलाकार थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो वहाँ पर कुछ कलाकारों के बारे में आपको बताया गया होगा। तो उस समय के जितने भी कलाकार थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्सोनिफाइड किया। यहाँ लिखा है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब कोई निर्जीव चीज़ हो और उसको हम इस तरह उसको उसके साथ व्यवहार करें जैसे कि वो कोई सजीव है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। जैसे कोई नेता है, वो कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना चाहता है और वो कुर्सी उसको ना मिले, तो कैसे अपने दुख को व्यक्त करेगा कि मैं कुर्सी के पीछे भागता रहा और कुर्सी मुझसे दूर भागती रही। अब आप बताइए, कुर्सी कहीं भागने वाली चीज़ है? लेकिन वो उसके बोलने का ढंग बता रहा है कि जैसे कुर्सी कोई चीज़ हो, जीवित चीज़ हो और कुर्सी भाग रही है, जबकि कुर्सी भागती नहीं है। तो जब किसी चीज़ को हम इस तरह बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं पर्सोनिफाइड करना। तो ये जो लोग हैं उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी को क्या किए थे? पर्सोनिफाइड किए थे। कौन किया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने किया था। लिबर्टी और लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, और जो कलाकार थे उन्होंने लिबर्टी को एक महिला के रूप में दिखाया। ऊपर मैंने आपको फोटो दिखाया था, सबसे पहले उसी को दिखाया था कि एक महिला है, उसके हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है। उसी महिला को इन्होंने क्या नाम दिया? लिबर्टी नाम दिया। यानी मूर्ति को, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक विचार है, ये निर्जीव चीज़ है, इसमें जान तो है नहीं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हमने एक मूर्ति बनाई एक महिला की, और उस महिला का नाम हमने दे दिया क्या? लिबर्टी दे दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर, महिला की आकृति बनाकर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ पहचान सकते हैं द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, उसके हाथ में, यानी जो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, CBS इन वन हैंड, उसके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स इन ऑफ मैन इन द अदर, उसके दूसरे हाथ में क्या है? लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन है, यानी आदमियों को जो अधिकार मिले हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हैं उस कागज पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, और जमीन पर क्या है? ऑफ द इमेज, उस जो हमने ऊपर का प्रिंट देखा उसमें जो नीचे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं वो क्या है? लाई, यानी नीचे लाई मतलब पड़ी हैं। द सटर मतलब बिखरी, सटर
बिखरी। रिमेन्स मतलब अवशेष, रिमेन्स का मतलब अवशेष। ऑफ द सिंबल्स माने प्रतीक का। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, उस समय जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट, इसकी मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफिकल्ट वर्ड है। तो जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उनके टूटे फूटे टुकड़े उस फोटो के नीचे ज़मीन पर पड़े हैं, जिनको हमने आपको बताया था जब मैं आपको फोटो समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था इनको कहा जाता है रिमेन्स। क्या कहा जाता है? रिमेन्स। यानी किसी चीज़ का टूटा, जैसा कोई मकान हो वो ढह गया हो तो उसके जो टुकड़े होंगे बिखरे पड़े, उसी को कहते हैं रिमेन्स। तो उस फोटो में भी मैंने आपको बताया था कि देखिए ज़मीन पर कुछ रिमेन्स पड़े हैं, और रिमेन्स किसके हैं? वो रिमेन्स हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। अभी इस पेज पर इस वर्ड को डिफाइन किया गया है, मैं वहाँ पर डिफाइन करूँगा कि इसको कहते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सार्यूज, मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये लिखा है, माफ करिएगा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं। ये देखिए, तो ये लिखा है इन सार्यूज यूटोपियन विजन। ये सार्यू का जो यूटोपियन विजन है, अब एक शब्द आपके लिए फिर डिफिकल्ट आएगा, आपसे पूछा जा सकता है यूटोपियन क्या होता है, बोल्ड अक्षर में लिखा है यूटोपियन। तो मैं समझा देता हूँ भी। इन सार्यूज मतलब सार्यू के क्या, यूटोपियन विजन में। यूटोपियन मतलब काल्पनिक होता है, जो हकीकत में ना हो, हमने मन में सोच रखा हो कोई चीज़, उसी को बोलते हैं यूटोपियन। इसका मतलब हिंदी में होता है काल्पनिक। तो सारियों ने जो ऊपर फोटो बनाई, प्रिंट बनाया, वो हकीकत में थोड़ी हुआ, उसने तो मन में कल्पना की और एक पेंटिंग बना दी। तो यही कहा गया है कि सारियों का जो यूटोपियन विजन है, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, उसमें लोगों को अलग अलग राष्ट्र के रूप में दिखाया गया। यानी उस रैली में जो लोग आए हैं वो लोग नहीं हैं, उनको देश के रूप में दिखाया गया। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं इनके हाथ में कोई अलग झंडा है, यहाँ पर जो लोग हैं इनके हाथ में अलग झंडा है, यहाँ पर जो लोग हैं इनको अलग झंडा दिया गया है। तो ये लोग नहीं हैं, ये अपने अपने देश का क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देश, यहाँ लोगों से नहीं मतलब है, हम उनको देश के रूप में मानेंगे। और किस देश का मानेंगे? जिस देश का झंडा इनके हाथ में है, उसी देश को हम यहाँ पर मानेंगे। तो वहीं पर लिखा गया है कि सारियों ने अपनी पेंटिंग में जो बनाई है उसमें लोगों को डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में शामिल किया गया है। और आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान होती है, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, थ्रू देयर फ्लैग्स, जिनकी पहचान उनके फ्लैग से हो रही है, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और उन्होंने जो अपने देश का नेशनल कॉस्ट्यूम का मतलब होता है पहनावा, उन्होंने अपने देश का जो राष्ट्रीय पहनावा पहन रखा है, उससे उनकी पहचान हो रही है। लीडिंग द प्रोसेशन, अब इस लीडिंग मतलब जो अगुवाई करता है, प्रोसेशन मतलब रैली का, जो रैली है, आदमियों की भीड़ है, उसकी जो अगुवाई कर रहा है, वे पास द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी कर रही है। क्या कर रही है? पास द स्टेचू ऑफ लिबर्टी और यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। यानी अब देखिए, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ये जो लोग आ रहे हैं, इस रैली की अगुवाई कौन कर रहा है? इस रैली की अगुवाई कर रहा है अमेरिका। कौन कर रहा है? अमेरिका। और दूसरा कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, यहाँ पर लिखा है स्विट्जरलैंड। ये दो देश उस रैली की क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं। विच बाई दिस टाइम, जो इस समय तक, किस समय तक? 1848 तक, जब ये पेंटिंग बनी थी तब तक क्या हो गए थे? वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे हमको यहाँ फ्रांस से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम अगले पेज पे बढ़ें। हम देख लेते हैं इस पेज पे कुछ जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनको हम समझ लेते हैं कि न्यू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने के दौरान हमको मिले थे। तो पहला जो शब्द मिला था उसको देख लेते हैं। पहला शब्द मिला था एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? इसके जो मीनिंग होती है, सरकार या कोई रूल का सिस्टम दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट, जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन या रुकावट, यानी कोई ऐसी सरकार हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके ऊपर किसी दूसरे का कोई नियंत्रण ना हो।
वो अपनी मर्जी का जो चाहे कर सके। इसका मतलब आप तानाशाही भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? तानाशाही। इसके लिए दूसरा शब्द है निरंकुश। अंकुश, निर्धन अंकुश, यानी जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई रोक ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन आपसे पूछा जा सकता है और इसकी मीनिंग लिटरली मतलब शाब्दिक रूप से, लिटरली मतलब शाब्दिक रूप से इसकी जो मीनिंग होती है, एक ऐसी सरकार या नियमों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो। कब बंधन ना हो? जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता हो। आगे लिखा है इन हिस्ट्री, इतिहास में देखा जाए द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। अगर इतिहास के रूप में देखा जाएगा तो इसका मतलब होता है वह व्यवस्था जिसमें कौन सी सरकार थी? मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। मोनार्कियल मतलब जहां राजा काम करता है। अभी हमारे देश में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं जिनको जनता चुनती है, लेकिन आज से लगभग अभी आप पुराने समय में चले जाइए तो वहाँ किंग हुआ करते थे और इस किंग का चुनाव जनता नहीं करती थी और ये किंग जो चाहता था वही करता था। इसके पास तीनों पावर होती थी, कानून बनाने को भी, कानून को लागू करने की भी और कानून के न्याय करने की। तो ये किंग के पास सारी पावर होती थी। किंग के ऊपर कोई नहीं होता था। किंग अपने मन का मालिक होता था, जो चाहता था वो करता था और ऐसी व्यवस्था को मोनार्कियल भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपकी बुक में लिखा है मोनार्कियल। और इसी मोनार्कियल व्यवस्था को हम एब्सोल्यूटिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता था। दैट वॉज सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि वह सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक केंद्र था। केंद्र कौन था? किंग था। मिलिटराइज्ड, जिसके पास मिलिट्री वाली पावर थी। एंड रिप्रेसिव, और रिप्रेसिव मतलब जिसको दंड देने की भी ताकत थी। तो उस समय कौन सा था? किंग हुआ करता था। किंग के पास क्या होती थी? किंग के पास सेंट्रलाइज पावर होती थी, यानी किंग के ऊपर कोई नहीं होता था। दूसरा क्या? मिलिटराइज, यानी उसके पास सेना भी होती थी। एंड रिप्रेसिव, उसको दंड देने का भी अधिकार था, इसीलिए उसको एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। दूसरा शब्द आया था यूटोपियन। अब यूटोपियन को मैंने कहा था समझाएंगे, हालांकि इसका मतलब होता है काल्पनिक। तो यहाँ पर कहा गया है ए विजन, एक ऐसी दृष्टि ऑफ ए सोसाइटी, एक समाज की, दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी कोई ऐसी कल्पना आप करिए जो वास्तव में वो हकीकत में हो ही ना। जैसे आप कल्पना करिए कि हम सूर्य पर घूमने गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा विचार क्या होगा? ऐसे विचार को हम कहते हैं यूटोपियन। क्या कहते हैं? यूटोपियन। अब नीचे एक्टिविटी दी गई है, मैं इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगा और यही आपके लिए होमवर्क भी होगा। तो एक्टिविटी में क्या लिखा गया है? एक्टिविटी में लिखा गया है कि इन व्हाट वे, किस तरीके से, डू यू थिंक, आप सोचते हैं, दैट दिस प्रिंट, यानी कि जो ऊपर फिगर है, डिस्क्रिप्ट ए यूटोपियन विजन। आपको कैसे लगता है कि जो इस पेज पर पहले पहले आपने फोटो देखी है, प्रिंट देखा है, उस प्रिंट को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि वह यूटोपियन विजन है? यूटोपियन विजन है, काल्पनिक है। तो पूरा पाठ आप लोग पढ़ें, ये कोई हकीकत घटना नहीं है, ये केवल एक आर्टिस्ट के दिमाग की उपज है। तो ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरे पेज पर, देखते हैं हम। मुझे लगता है ये लास्ट पेज भी है। इस पेज एक और ये लास्ट पेज है। इसी पेज को पढ़ने के बाद हम लोग आज के वीडियो को एंड करेंगे। देखते हैं दूसरे पेज पर क्या लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो लास्ट पेज पे एक शब्द आया था फ्रांस, जहाँ से हमने पढ़ना छोड़ा था, और यहाँ लिखेंगे इन आइडेंटिफिएबल, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। अब उस रैली में फ्रांस की पहचान कैसे हो रही है? आइडेंटिफिएबल मतलब पहचान करना, बाय रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक रिवोल्यूशन हुआ था। उस रिवोल्यूशन में किंग को मार दिया गया था। किंग को मारने के बाद उस देश के लोगों ने अपने लिए एक फ्लैग बनाया था। उस फ्लैग में 3 कलर थे और उसी 3 कलर के झंडे को कहा जाता है ट्राई कलर। तो उस रैली में फ्रांस के लोगों की पहचान कैसे हो रही है? क्योंकि उस रैली में कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनके हाथ में फ्रांस का झंडा था, और फ्रांस का झंडा कैसा था? ट्राई कलर था। ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस के झंडे में, फ्लैग में कितने कलर थे? तो ट्राई मतलब 3 और कलर मतलब कलर। आगे बढ़ते हैं। हैज़ जस्ट रीच द स्टेचू, और जैसे ही फ्रांस के लोग उस स्टेचू के पास पहुंचे, शी इज फॉलोड बाय द पीपुल्स ऑफ जर्मनी,
बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो जर्मनी के ठीक पीछे किस देश के लोग थे? वो पीपुल्स ऑफ जर्मनी के थे, यानी सबसे फ्रांस थे, अगुवाई कर रहा था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इसके बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग थे। और जर्मनी के लोग क्या हाथ में लिए थे? बियरिंग, उनके हाथ में था ब्लैक यानी काले रंग का, रेड लाल रंग का, एंड गोल्ड यानी सुनहरे रंग का। तो जर्मनी के लोगों के हाथ में जो फ्लैग था उसका कलर क्या था? उसका कलर था ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से एक एक लाइन वाले क्वेश्चन बनेंगे जिनका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली, बड़े आश्चर्य की बात है यानी मजे की बात है, इंटरेस्टिंगली मतलब मजे की बात है। एट द टाइम, उस समय, व्हेन सारियो क्रिएटेड दिस इमेज, जिस समय सारियो ने ये इमेज बनाई थी यानी ये फोटो बनाई थी, द जर्मन पीपुल्स डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। उस समय तो जर्मन के लोग एक देश के रूप में रहते भी नहीं थे। यानी फ्रेडरिक ने जब 1848 में ये फोटो बनाई थी उस समय जर्मनी एक नेशन के रूप में नहीं था। नेशन और कंट्री में फ़र्क होता है। नेशन मैं आपको बताऊंगा, नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है। उस समय जर्मनी एक नेशन नहीं बना था, लेकिन इस फिगर में उसने जर्मनी को क्या दिखाया था? एक यूनाइटेड नेशन के रूप में दिखा दिया था, जबकि उस समय जर्मनी यूनाइटेड नेशन था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लैग दे कैरी, अब जर्मनी के लोगों के हाथों में जो फ्लैग था, कैरी मतलब ढोना था, इज एन एक्सप्रेशन, वह एक एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन मतलब एक विचारों का भाव था, ऑफ लिबरल होप्स इन 1848, उनके 1848 में एक लिबरल होप्स, लिबरल मतलब उदार, लिबरल मतलब उदार यानी काइंडफुल, काइंड मतलब दयालु होता है, उसी का सिनोनिम्स है लिबरल। तो ये जो जर्मनी के लोग थे, इनके हाथ में जो झंडा झंडा फ्लैग था वो लिबरल होप को दिखाता था। और बात कब की है? 1848 की। टू यूनिफाई, ताकि यूनिफाई कर सकें, एकजुट कर सकें क्या? न्यूमरस माने कई, जर्मन माने जर्मन, स्पीकिंग माने बोलने वाले, प्रिंसिपलिटीज माने छोटे छोटे राज्य, इनटू ए नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट के रूप में, अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जिस समय ये फोटो बनी उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था, लेकिन इस फोटो में दिखाने का मकसद ये था कि 1848 में एक लिबरल होप था, उदार विचार था कि जितने भी लोग जर्मन बोलते हैं, जितने भी जर्मन बोलने वाले इलाके हैं, प्रिंसिपलिटीज माने इलाके, उनको एक कंबाइन करके एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। और कैसे बना दिया जाए? इनटू ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जहाँ चुनाव होते हैं और जनता अपने वोट देकर सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। तो जर्मनी के लोग भी चाह रहे थे कि उनके यहाँ भी एक ऐसी सरकार बने जो जनता चुने, न कि खानदानी चले कि किंग का लड़का किंग ही होगा। इसीलिए इस फोटो में जर्मनी को भी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सिलिसस, सिसिलाइज, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसा। अब देखिए इसमें दिखाया गया कि सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे, उसके बाद आपका फ्रांस के लोग थे, इसके बाद पीछे जर्मनी के लोग थे। अब यहाँ पर बताया गया कि जर्मनी के बाद कौन कौन लोग चल रहे थे। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स, जर्मन के पीछे कौन चल रहे थे? पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, ऑस्ट्रिया के लोग थे। फिर क्या थे? किंगडम ऑफ टू सिसिलाइज, ये छोटे छोटे देश हैं, किंगडम था, सिसिलाइज तो दो छोटे छोटे राज्यों के लोग थे। फिर क्या था? लॉम्बार्डी, लॉम्बार्डी एक छोटा सा देश है, वहाँ के लोग थे। फिर पोलैंड के लोग थे, फिर इंग्लैंड के लोग थे, फिर आयरलैंड के लोग थे, फिर हंगरी के थे, फिर रसिया के थे। ऐसे ऐसे जर्मनी के पीछे लोगों की कतार थी और इनके देशों के नाम यहाँ लिखे हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी के पीछे किन किन देशों को लेकर चल रहे थे, तो इनको आपको याद करना है। यानी ऑस्ट्रिया से लेकर और रसिया तक आपको
लर्न करना है। इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि सबसे आगे कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे आगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद आ गया आपका ऑस्ट्रिया, फिर आ गया ये सिसिलाइज, फिर लंबर्डी आ गया, पोलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, हंगरी आ गया और रसा आ गया। इतने सारे देशों के नाम आपको नोट करने हैं। फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से, हेवन का मतलब स्वर्ग से, एबव माने ऊपर, क्राइस्ट सेंट, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, सेंट मतलब अच्छे लोग यानी साधु संत, एंड एंजल, एंजल माने देवदूत, देवताओं के जो दूत होते हैं देवदूत, वो सब क्या कर रहे थे, गेज, गेज मतलब आंखें गड़ा कर देखना, गेज मतलब आंखें गड़ा कर देखना, अपॉन द सीन यानी उस सीन को इतने लोग आंखें गड़ा कर देख रहे थे। कौन कौन देख रहा था, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट देख रहे थे, सेंट जितने अच्छे लोग धरती पर आए वो देख रहे थे, एंजल्स देवदूत देख रहे थे। हालांकि ये सब काल्पनिक है, ऐसा हकीकत में हुआ नहीं, इसीलिए इसको यूटोपियन कहा गया है। इसीलिए इस प्रिंट को क्या कहा गया है, यूटोपियन कहा गया है। दे हैव बीन यूज, इनको यूज किया गया है बाय द आर्टिस्ट, कलाकार के द्वारा, टू सिंबलाइज, ये दिखाने के लिए, फ्रैटर्निटी भाईचारा दिखाने के लिए, एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया भर के देशों में कितना भाईचारा है उसको दिखाने के लिए इस पेंटिंग में इन देशों को दिखाया गया था। अब आगे का पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज, इस चैप्टर में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इशू माने मुद्दे, विजुलाइज्ड बाय सारयू इन फिगर 1, और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, जिन मुद्दों को विजुलाइज किया गया, दिखाया गया है, कहाँ दिखाया गया, सारयू की पेंटिंग फर्स्ट में दिखाया गया है। उन इस फोटो में जितने भी मुद्दे आएंगे उन्हीं मुद्दों पर इस चैप्टर में क्या होगी, बात की जाएगी। डील विथ माने बात करना या उस पर चर्चा करना। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी कब से शुरू होगी, 1800 से 1899, इसको कहते हैं 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद, इमर्ज माने उभरा, एज ए फोर्स एक ताकत के रूप में उभरा, विच ब्राट जो लाया, न्यू स्वीपिंग चेंज बहुत तेज परिवर्तन लाया, स्वीपिंग चेंज मतलब तेज परिवर्तन लाया, कहाँ लाया, इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, यूरोप में का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ की जो मानसिक स्थिति थी उसमें स्वीपिंग चेंज लाया, स्वीपिंग चेंज मतलब बहुत तेज परिवर्तन लाया। कब लाया, 19th सेंचुरी में। और क्या लाया, नेशनलिज्म को लाया, एक ताकत के रूप में लाया। द इन द रिजल्ट ऑफ दी चेंजेस, और उसका जो अंतिम परिणाम हुआ, वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, क्या बना उसे, नेशन स्टेट बने। अब इसी को हमको पढ़ना है कि नेशन स्टेट होता क्या है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, तो नेशन स्टेट को हम लोग समझेंगे। तो नेशन स्टेट को बनाने के लिए ये चेंज हुआ था और इसके लिए बहुत तेजी से चेंज भी हुआ। इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टीज एम्पायर ऑफ द यूरोप, उस समय यूरोप में जो व्यवस्था थी वो कौन कैसी व्यवस्था थी, मल्टी नेशनल यानी कई राष्ट्रीय, डायनेस्टी मतलब राजघराने, एम्पायर मतलब किंग का दरबार यानी राजा, यूरोप मतलब यूरोप में, उस समय यूरोप में, यूरोप जानते हैं किसको बोलते हैं, देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऐसे 5 कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट और है, कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7, एक में तो आदमी रहते ही नहीं, उसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानते हैं एशिया में बहुत सारे देश हैं, ऐसे यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप में उस समय जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो थी मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय, डायनेस्टिक माने राजघराने वाली, एम्पायर माने किंग, यूरोप का मतलब आप समझी गए। तो उस समय ये व्यवस्था थी। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, कॉन्सेप्ट मतलब विचार, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ऑफ ए मॉडर्न स्टेट यानी आज जो राज्य हैं, आज के जो राज्य हैं, इसका जो विचार आया, इसके जो प्रैक्टिस हुआ, इन विच जिसमें ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड, जो सेंट्रल पावर यूज की जाती है, सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। आज जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम भारत को देखते हैं, तो भारत क्या है, भारत का एक इलाका है, भारत का एक, जैसे ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा भारत है। तो हम कैसे जानते हैं, ये इसका मैप बना है यानी इसका एक निश्चित एरिया है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि वो
जो मॉडर्न स्टेट है उनका एक डिफाइंड टेरिटरी होता है, एक निश्चित सीमा होती है कि ये देश यहाँ से शुरू होता है यहाँ ख़त्म होता है। हैड बिन डेवलपिंग, तब ये उस समय ऐसे नहीं थे, ये धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। आज जो देशों का रूप है पहले ऐसा नहीं हुआ होता था। जैसे आपने देखा था ना कि ब्रिटिश के लोग कहाँ आए थे, इंडिया में आके शासन किए, और जबकि वो यहाँ के नहीं थे, लेकिन हम लोग किसके नागरिक थे, हम लोग ब्रिटेन की महारानी के नागरिक थे, जबकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, उसी को कहा गया मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, क्योंकि हम भी गुलाम थे तो हम इसी में आते थे। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो हम क्या बने, तब हम मॉडर्न नेशन स्टेट बन गए, इस ये वाला बन गए हम। क्यों, क्योंकि अब कोई बाहरी हम पे शासन नहीं करता, हम ही लोग शासन करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो आज की व्यवस्था है ये उस समय धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब जैसा आज है वैसा तब नहीं था। तभी किस पोजीशन में था, डेवलपिंग पोजीशन में था ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। यूरोप में लंबे समय से डेवलप होने में इसमें समय लगा। बट ए नेशन स्टेट, लेकिन एक नेशन स्टेट वाज वन, एक ऐसी व्यवस्था थी इन विच, जिसमें मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जिसमें नागरिकों का जो मेजोरिटी था, संख्या थी, नॉट ओनली इट्स रूलर्स, न केवल उनके शासकों की, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, उनकी एक क्या बनी, एक कॉमन आइडेंटिटी बनी। कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है, एक सामान्य पहचान, एक समान, कॉमन आइडेंटिटी मतलब एक समान पहचान। जैसे अभी इंडिया में आप जाएं देखें तो तमिलनाडु का आदमी का पहनावा अलग होगा, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, लेकिन यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका जाए, तमिलनाडु का आदमी अमेरिका जाए तो उसे तमिलनाडु का आदमी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे इंडियन है। यूपी का आदमी जाए तो उसे भी क्या बोलेंगे, इंडियन है। ऐसे बिहार का आदमी अमेरिका जाए उसे भी क्या कहेंगे, इंडियन है। हालांकि यहाँ हमारी पहचान अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे हमारी पहचान इंडियन की हो जाएगी। तो कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ है जो हम सभी को जोड़ रही है और हमको इंडियन बना रही है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नेशन स्टेट। ये डिटेल में समझने वाली चीज़ें हायर क्लासेज में इसकी ज़्यादा भूमिका है। फिलहाल आप यहाँ केवल उतने से मतलब रखिए जितना, क्योंकि ये बहुत वाइड थॉट है। नेशन स्टेट बहुत वाइड थॉट है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है बड़े स्तर पर। यहाँ केवल आपको याद रख लेना है कि यहाँ नेशन स्टेट होता है। नेशन स्टेट में क्या होता है, मेजोरिटी होती है, किसकी होती है, इट्स सिटीजन, वहाँ के नागरिकों की, न केवल उनके रूलर्स की। केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी एक कॉमन पहचान बनानी थी। एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और उनकी क्या होती है, एक जैसा इतिहास होता है। जैसे इस देश में हिंदुओं का इतिहास एक है, वो किसी भी जाति को हो, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे यादव हो, सबकी पहचान क्या है, सबकी पहचान है कि सभी हिंदू हैं। और यही जो हिंदू है यही हमको क्या बनाएगा, यही हमको नेशन स्टेट बनाएगा। दिस कॉमननेस, ये जो समानता है, डिड नॉट एग्जिस्ट, पहले नहीं थी, फ्रॉम द इममेमोरियल, बहुत पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था तो बाद में बनी ना। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल, इसको लाया गया कैसे, स्ट्रगल के द्वारा, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब ये सामान्य पहचान बनी। जैसे हमारे देश में पहले ईसाई भी रहते थे, पहले मुस्लिम अटैकर्स भी आए, तो अब पहले अलग अलग देशों के थे। हमारे देश में मुसलमान कहाँ से आए, बाहर से आए। हमारे देश में अंग्रेज कहाँ से आए, बाहर से आए। और यहाँ के हिंदू पहले से थे। तो उस समय देखिए कहाँ का राज्य है और कहाँ के शासन कर रहे हैं। बाबर आया था, कहाँ से आया था, अफगानिस्तान में आया था, लेकिन यहाँ इंडिया में उसने जीत दर्ज की, यहाँ पे उसने शासन किया। तो उस समय वो था मल्टी डायनेस्टिक रूलर था। लेकिन जब बाबर मर गया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी देश को छोड़ के चले गए। अब इंडिया में जो भी रहता है उनकी एक पहचान बनती है। अगर कोई विदेशी भी आ जाए तो क्या बनेगा, वो देश का नागरिक बनेगा, इस देश की परंपराओं को स्वीकार करेगा। वो भी हमारी तरह होली, दीपावली, ईद, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। तो जब हमारी एक निश्चित पहचान बनती है, ऐसी पहचान जो सबकी पहचान हो, इसी को बोलते हैं कॉमननेस। ये इतनी आसानी से नहीं आया, इसके लिए हमको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, बहुत सारे नेताओं ने इसके लिए एक्शन लिए हैं। एंड द कॉमन पीपुल, और सामान्य लोग भी इसके लिए लड़ाइयाँ लड़े हैं। दिस चैप्टर विल लुक एट डाइवर्स प्रोसेस, इस चैप्टर में जो डाइवर्स प्रोसेस हैं, डाइवर्स मतलब तरह तरह का, कई प्रकार का, प्रोसेस माने प्रक्रिया,
तो इस चैप्टर में जो तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं उस पर फोकस किया जाएगा, थ्रू विच जिसके जरिए नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग, हम क्या आया, नेशन स्टेट की व्यवस्था आई और क्या आया, नेशनलिज्म आया। कहाँ पर आया, 19th सेंचुरी यूरोप में आया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब हम देखेंगे इस पेज पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और कुछ डिस्कस करने के लिए दिया गया, उनको देख लेते हैं। और ये है यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको केवल नेशन की डिफिनेशन को समझना है। देखते हैं क्या है, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। नाम दिया है अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने कहा है व्हाट इज ए नेशन, यानी राष्ट्र क्या होता है। मैंने आपको बताया ना, कंट्री एक अलग चीज़ होती है, नेशन अलग। तो यहाँ पे नेशन को डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार नेशन की डिफिनेशन क्या होगी, तो केवल एक छोटा सा लिखना है। इन ए लेक्चर, अपने एक लेक्चर में डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोनी, सोरबोनी में एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोनी। और कब की बात है, 1882 की। अब यहाँ पर ये मिस्टर अर्नेस्ट रेनन अपना लेक्चर दे रहे थे और ये थे कौन, ये थे फ्रेंच फिलोसफर, यानी फ्रेंच दार्शनिक थे। नाम था इनका अर्नेस्ट रेनन। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आउटलाइन माने खाका खींचना, जैसा मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने के पहले आप कागज पे ऐसे बनाते हैं कि हमारा किचन होगा, ये होगा, वो होगा, इसी को बोलते हैं आउटलाइन। हिंदी में बोलते हैं खाका खींचना, यानी स्केच बना देना। तो इन्होंने खाका खींचा, किसका, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स ए नेशन, कि राष्ट्र किसको कहते हैं। यानी अपने लेक्चर में इन्होंने बताया कि राष्ट्र होता क्या है। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस एसे इनटाइटल्ड क्वेस्ट ई क्वीन नेशन, और इन्होंने जो विचार रखा था उसको इस नाम से, अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा मुझे नहीं पता, इसी नाम से इनका एक जो लेक्चर था प्रकाशित हुआ, किसी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ या मैगजीन में, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस नाम से प्रकाशित हुआ था। व्हाट इज ए नेशन, और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है व्हाट्स इज ए नेशन। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो लिखा है इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है व्हाट इज ए नेशन। आगे देखिए, इन दिस एसे, इन्होंने जो अपना एसे लिखा था, रेनन क्रिटिसाइज्ड, इन्होंने आलोचना की, निंदा की, बुराई की, किसकी, नोशन, विचार का, सजेस्टेड बाय अदर्स, जो दूसरे लोग अपने विचार देते थे कि नेशन क्या होता, उसकी उन्होंने निंदा की। दूसरे लोग विचार क्या देते थे, दूसरे लोग विचार देते थे कि नेशन इज फॉर्म बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। जो दूसरे लोग नेशन की डिफिनीशन देते थे वो कहते थे कि अगर कुछ लोगों का एक कॉमन लैंग्वेज है, जैसे हमारे देश में हिंदी को ले लेते हैं। अब हमारे देश में कहा जाए कि जितने लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितने लोग केवल हिंदू हैं, जितने लोगों का धर्म केवल हिंदू है, जितने लोगों का इस इलाके में घर है, केवल वही इस देश के सिटीजन हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पुरानी डिफिनीशन में इनको लिया जाता था, किसको लिया जाता था, कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, जिनकी ये सभी समान हुआ करती थी, कॉमन हुआ करती थी, केवल उनको नेशन माना जाता था। और इसी विचार को उन्होंने, अर्नेस्ट रेनन ने क्या किया, निंदा की थी। फिर इन्होंने क्या किया, देखते हैं। ए नेशन इज द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब रिजल्ट। इन्होंने कहा ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिविजुअल सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। इन्होंने कहा कि यही आपकी डिफिनेशन लिखनी भी है। ये डिफिनेशन किसने दी है, अर्नेस्ट रेनन ने दी है। किसने दी है, अर्नेस्ट रेनन ने। इन्होंने कहा ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिविजुअस, इंडिविजुअस माने प्रयास, सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान, डिवोशन मतलब समर्पण। इन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्र होता है उसका एक लंबा इतिहास होता है, और इतिहास किसका होगा, प्रयासों का, बलिदानों का, समर्पण का। जब और कैसा होगा, लंबा होगा, लॉन्ग पास्ट, बहुत लंबा समर्पण, यानी कई वर्षों से जब किसी चीज़ का प्रयास किया गया हो, बहुत सारे बलिदान दिए गए हों। और डिवोशन, जैसे हम अंग्रेजों से लड़े अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, हम कितने साल लड़े, हम बहुत सैकड़ों साल लड़े और बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारे काम किए गए, प्रयास किए गए, हमने समर्पित किया, सब कुछ समर्पित किया, तब आज़ादी मिली। तो इनके कहने का मतलब यही था कि एक नेशन को बनाने में इतनी चीज़ें लगती हैं। ये हीरोइक पास्ट, एक इतिहास जिसमें क्या हो, हीरोइक हो, यानी बहादुरी के कार्य हों, और क्या हो उसमें, ग्रेट मैन, महान आदमी पैदा होते हैं, ग्लोरी
उसमें महानता के कार्य होते हैं। दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया, यानी इतनी चीज़ों पर हमारा क्या बनता है, एक नेशनल आइडिया बनता है। उसमें क्या होगा, हीरोइक होगा पास्ट, यानी जो बीता हुआ समय है उसमें बहुत सारे हीरोइक मतलब महान लोग, जैसे हमारे यहाँ सरदार भगत सिंह हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, ये लोग क्या थे, हीरोइक थे। हीरोइक मतलब एक लीडर टाइप का, बहादुर हीरोइक मतलब बहादुरी का कार्य होगा। ग्रेट मैन, महान लोग पैदा होते हैं। ग्लोरी, इतिहास में जो नाम कर दे उनको कहते हैं ग्लोरी, यानी समृद्धि। ऐसे लोगों से मिलकर बनता है क्या, एक नेशनल आइडिया। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों से क्यों लड़े, इसलिए लड़े कि हमारा एक अलग राष्ट्र है, उस राष्ट्र का नाम क्या है, भारत है, हमारी एक अलग पहचान थी, हम उसी पहचान के लिए लड़े, उसी के लिए सेक्रीफाइस किए, बलिदान किए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। टू हैव ए कॉमन विल इन प्रेजेंट, और सभी हमारे देश के सभी लोगों की इच्छा क्या है, हमारे देश के सभी लोगों की एक ही इच्छा कि हमारा देश आगे बढ़े। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, ताकि हम अच्छे महान कार्य कर सकें, ऐसे विचार रखते हैं। अगर कोई राष्ट्र है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि राष्ट्र उसी को कहेंगे जिनका क्या हो, एक कॉमन विल हो, सामान्य इच्छा हो, यानी सबकी इच्छा एक जैसी हो, और परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, सभी मिलकर महान कार्य करें, तब वो राष्ट्र बनते हैं। टू विश परफॉर्म स्टिल मोर, और अच्छा करने की कोशिश करें। दीज आर द इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग ए पीपुल, यानी राष्ट्र बनने के लिए ये कंडीशन है, तभी कोई राष्ट्र बनेगा। अब राष्ट्र बनने की कंडीशन क्या है, सभी का कॉमन आइडिया हो, सभी लोग महान कार्य करने के लिए तत्पर रहें, और क्या हो, हीरोइक कार्य करें। ये सारी चीज़ें बनाती हैं एक नेशन को। आगे देखते हैं। ए नेशन इज देयर फॉर, ये रियल डिफिनेशन होगी। अब आप यहाँ से चाहें तो डिफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं। ए रियल नेशन इज देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, तो इसलिए नेशन क्या है, एक लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, सॉलिडरिटी मीन एकता है, जब बहुत सारे लोग हों और इनके बीच में क्या हो, सॉलिडरिटी हो, एकता हो, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज ए डेली प्लेबिसाइट, ये एक राष्ट्र होने का मतलब होता है कि प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र जो एग्जिस्ट करता है, जिंदा रहता है, वो किस पर रहता है, डेली, यानी रोजाना। प्लेबिसाइट मतलब जनमत होता है, क्या होता है, जनमत। मैं आपको यही बता देता हूँ, जनमत। जैसे कोई बड़ा स्टेट है, ये कोई बड़ा स्टेट है, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हों, कई जातियों में। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कई बार डिमांड उठी कि जम्मू कश्मीर में क्या कराया जाए, जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाए। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, वहाँ एक मतदान टाइप का होगा, चुनाव टाइप का, कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था हो, तो लोग वहाँ पर वोट डालते हैं, और जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं उसी को जीता हुआ मान लिया जाता है, और उसमें जो कहा जाता है वही किया जाता है, इसी को बोलते हैं प्लेबिसाइट। तो एक नेशन में भी क्या होता है, प्लेबिसाइट होता है, डेली होता है। लेकिन डेली यहाँ कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट, अब जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक नेशन है। अब इसमें कहा गया कि प्रोविंस क्या है, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, ये सब क्या है, प्रोविंस है। और क्या है, इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, यानी राष्ट्र वही होगा जिसमें छोटे छोटे ऐसे स्टेट भी बने हों, ठीक है। इफ़ एनीवन हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड, और उसमें क्या हो, ये केवल बने ना हो, इनसे कंसल्ट भी लिया जाए, इट इज़ द इनहेबिटेंट, और इसी को इनहेबिटेंट भी कहेंगे। ये फालतू की चीज़ें हैं, इनको पढ़ना नहीं है। ये नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। एक नेशन मतलब एक राष्ट्र, नेवर मतलब कभी नहीं, हैज माने रखता है, एनी माने कोई भी, रियल माने वास्तविक, इंटरेस्ट मतलब हित, इन माने में, एनेक्सिंग माने जोड़ना, होल्डिंग माने पकड़ना, ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, यानी कोई भी देश अपनी इच्छा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज ए गुड थिंग, अगर नेशन है तो ये अच्छी बात है। ए नेसेसिटी इवन, और ये जरूरी भी है, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता है। देयर एग्जिस्टेंस यानी नेशन का होना, इज ए गारंटी ऑफ लिबर्टी, यानी अगर नेशन है तभी गारंटी ली जा सकती है, किसकी, लिबर्टी की।
और फिर क्या हो सकता है, विच वुड बी लॉस्ट, हमारी लिबर्टी गायब हो जाएगी, छीन ली जाएगी या खो सकती है, इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर, यदि दुनिया का कोई एक ही मालिक हो और एक ही रूल हो तो क्या होगा, हमारी लिबर्टी छिन जाएगी। और अगर ऐसी व्यवस्था आती है कि एक ही कानून चले और एक ही मास्टर हो तो ऐसे ही व्यवस्था को कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट, जो कि मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ। अब देखते हैं नीचे कुछ वर्ड दिया है, इसको समझ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं, इसको आप अपना एक्सरसाइज समझ के करिएगा। प्लेबसाइट यहाँ डिफाइन किया गया, मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि प्लेबसाइट क्या है, तो यहाँ पर दोबारा आपको नहीं समझाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बता देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप पढ़िएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा, उसको मैं समझा देता हूँ। लिखा है समराइज, यानी समराइज करिए। समराइज मतलब अपना निष्कर्ष दीजिए। द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए नेशन, एक नेशन में क्या क्या होता है। एट्रीब्यूट्स मतलब पार्ट या तत्व, तो एक नेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज रेनन अंडरस्टैंड देम, जैसा कि रेनन ने बताया है, तो रेनन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ऊपर वाले इसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे जहाँ हमने रेनन इर्नेस्ट को दूसरे पैसेज में पढ़ा था, वही दूसरा पैसेज आप वहीं से कोई भी 8-10 लाइन आप लर्न कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। वाई इन हिज व्यू, उनके विचार में, और नेशन इम्पोर्टेंट, नेशन इम्पोर्टेंट क्यों है इनके अनुसार, किसके अनुसार, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। तो मैंने लास्ट पैसेज में भी पढ़ा कि अगर नेशन नहीं होगा तो आदमियों की क्या हो जाएगी, लिबर्टी खो जाएगी, किसी या कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं होगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हालांकि ये चैप्टर आप 9th में पढ़ चुके हैं, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो ये चैप्टर 9th में है, पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ इसको ऐड कर दिया गया द आइडिया ऑफ नेशन, नेशन का विचार कैसे आया, इस चैप्टर में नया है और ये आपको 9th में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इस चैप्टर को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।